कभी ऐसा लगता है कि आजकल जिंदगी कुछ ज्यादा ही भारी हो गई है। मतलब डल सा फील हो रहा है, जैसे दिमाग चल तो रहा है पर वो पहले वाली शार्पनेस नहीं रही। हम सोचते हैं कि कल से पूरा फोकस करेंगे, अपना बेस्ट देंगे, पर जब एक्शन लेने का टाइम आता है तो एक अजीब सी सुस्ती और धीमापन महसूस होता है। और पता है, ये वो वाली थकावट नहीं है जो रात को सो जाओ और सुबह तक ठीक हो जाए। नहीं, आज इंटरनेट पर बहुत सारे लोग इसी अजीब से अनुभव के बारे में बात कर रहे हैं। इंटरनेट ने इस फीलिंग को एक नाम भी दे दिया है, ब्रेन फॉग। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ब्रेन फॉग कोई ऑफिशियल मेडिकल डायग्नोसिस है ही नहीं। जरा न्यू इंग्लैंड जर्नल का ये 2024 का डेटा देखिए। कोविड महामारी के बाद जिन मरीजों को शॉर्ट कोविड हुआ था, उनमें भी ठीक होने के बाद 3 IQ पॉइंट्स की गिरावट देखी गई। जिन्हें लॉन्ग कोविड हुआ, उनमें 6 IQ पॉइंट्स की, और जो आईसीयू में थे, उनमें तो 9 IQ पॉइंट्स की गिरावट। ये बहुत बहुत बड़ी गिरावट है। तो क्या इसका मतलब ब्रेन फॉग सिर्फ कोविड की वजह से हो रहा है? नहीं। येल स्कूल ऑफ मेडिसिन की एक स्टडी ने पाया कि ये ट्रेंड तो असल में कोविड से कई साल पहले ही शुरू हो गया था। साल 2016 इसका मेन टर्निंग पॉइंट था। मतलब ये कि ये एक सिविलाइजेशनल प्रॉब्लम है जिसे कोविड ने बस और ज्यादा बढ़ा दिया है। तो आखिर ये है क्या ये सिर्फ आलस है या ओवरथिंकिंग? सच तो ये है कि ये इन सब से कहीं ज्यादा गहरा है। और इसका जवाब हमें एक बहुत ही अनपेक्षित जगह पर मिलेगा। साल 1916, एक सैनिक हैरी फार की कहानी में। सोचिए जरा, साल 1916, वर्ल्ड वॉर 1 का मैदान। हैरी फार, एक बहादुर सिपाही, दुश्मन के ठीक सामने खड़ा है। पीछे से उसके सीनियर चिल्लाते हैं, हैरी आगे बढ़ो, हमला करो। मगर हैरी वो हिल भी नहीं पा रहा। ऐसा लग रहा है मानो जमीन ने उसे वहीं पर जकड़ लिया हो। उसके चेहरे पर बस पसीना और घबराहट है। और इसका नतीजा, हैरी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 में कायरता की सजा नौकरी से निकालना नहीं थी, बल्कि जिंदगी से ही निकाल देना थी। हैरी पर कोर्ट एक्शन हुआ और उसे फायरिंग स्क्वाड से मौत की सजा दे दी गई। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि हैरी अकेला नहीं था। वर्ल्ड वॉर 1 में 1 या 2 नहीं, बल्कि पूरे 306 ब्रिटिश सिपाहियों को उनके ही देश ने कायरता के इल्जाम में इसी तरह मार डाला था। और सबकी प्रतिक्रिया एक जैसी थी, मौके पर जम जाना। तो सवाल ये उठता है कि जिस चीज के लिए हैरी को मौत की सजा मिली, क्या वो सच में कायरता थी, या उन सभी सिपाहियों के दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा था कि वो एक्शन ले ही नहीं पाए? और सबसे बड़ा सवाल, इसका आज के हमारे ब्रेन फॉग से क्या लेना देना है? इन सारे सवालों का जवाब हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में, उसके ऑपरेटिंग सिस्टम में छुपा है। चलिए इस मास्टर एल्गोरिदम को डिकोड करते हैं। सबसे पहले एक कड़वा सच जान लेते हैं। हमारा दिमाग कोई जादुई अनलिमिटेड पावर वाली मशीन नहीं है। ये एक बायोलॉजिकल सर्किट है, और हर सर्किट की अपनी सीमाएं होती हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक 2 GB रैम वाले फोन से उम्मीद नहीं कर सकते कि वो 120 GB का डेटा स्टोर कर ले। दिमाग भी सीमित एनर्जी और कैपेसिटी के साथ बना है, जिसका सिर्फ एक ही आखिरी मकसद है, सर्वाइवल, जिंदा रहना। और इस एक लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमारा दिमाग बस 2 सिंपल से नियमों पर चलता है। पहला, लाइफ प्रोटेक्शन, यानी शरीर को किसी भी तरह के नुकसान से बचाना। और दूसरा, एनर्जी एफिशिएंसी, यानी एनर्जी को समझदारी से बस वहीं लगाना जहां सर्वाइवल के चांस बढ़ें। इन नियमों के आधार पर किसी भी खतरे के सामने दिमाग के पास 3 ही ऑप्शन होते हैं। स्कूल में तो हमने सिर्फ फाइट या फ्लाइट के बारे में पढ़ा था, यानी लड़ो या भागो। लेकिन एक तीसरा भुला दिया गया मोड भी है, फ्रीज मोड, यानी जम जाना। और यही हैरी फार और उन 306 सैनिकों के साथ हुआ था। तो चलिए अब इस पुराने सर्वाइवल मैकेनिज्म को आज की दुनिया से जोड़कर देखते हैं, और ये समझते हैं कि कैसे युद्ध के मैदान का फ्रीज हमारे ऑफिस और घरों का फॉग बन गया है। देखिए, हमारे पूर्वजों के लिए खतरा सामने था, फिजिकल था, जैसे एक शेर, वो आता था और चला जाता था। लेकिन आज का खतरा मनोवैज्ञानिक है। कभी ना खत्म होने वाली डेडलाइंस, ईमेल्स का ढेर, सोशल मीडिया का प्रेशर, और ये शेर ये कभी जाता ही नहीं। हमारे दिमाग के लिए एक स्प्रेडशीट से होने वाला तनाव उतना ही असली महसूस हो सकता है जितना कि एक शेर से। और जब हम ऐसे लूप में फंस जाते हैं जहां से निकलना नामुमकिन सा लगे, तब सिस्टम पर लगातार प्रेशर पड़ता है। न्यूरोसाइंस में इसे एक नाम दिया गया है, एलोस्टैटिक ओवरलोड। दिमाग को लगता है कि एनर्जी बस बर्बाद हो रही है,
इसलिए वो परफॉर्मेंस को छोड़कर एनर्जी बचाने को प्राथमिकता देने लगता है, एक तरह से लो पावर मोड में चला जाता है। तो ब्रेन फॉग का पूरा कारण ना इस एक सिंपल से फॉर्मूला में छिपा है। जब स्ट्रेस और स्टिमुलेशन यानी तनाव और उत्तेजना लगातार हमारी रिकवर करने की क्षमता से ज्यादा हो जाते हैं तो दिमाग फॉगी होने लगता है। और आज की हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल वो तो इसी फॉर्मूले पर बनी है। तनाव हर समय हाई है, उत्तेजना 6 से 8 घंटे का स्क्रीन टाइम और नॉन स्टॉप स्क्रॉलिंग के रूप में, और रिकवरी बस 5 घंटे की नींद। ये असंतुलन सीधे सीधे ब्रेन फॉग की तरफ ले जाता है। फर्क बस इतना है कि ब्रेन फ्रीज जान बचाता था और ब्रेन फॉग वो अब हमारी एनर्जी बचा रहा है। तो क्या इसका मतलब ये ब्रेन फॉग परमानेंट है? अच्छी खबर ये है कि नहीं। इसका समाधान ऊपर ऊपर से नहीं बल्कि इसकी जड़ पर काम करके हो सकता है। यहाँ 3 सबसे असरदार और वैज्ञानिक रूप से साबित हो चुके तरीके दिए गए हैं। तो चलिए इन 3 तरीकों को समझते हैं जो हमें वापस क्लैरिटी दे सकते हैं। पहला, अपनी लाइफ में एक स्ट्रक्चर लाना। दूसरा, एक मिरेकल ब्रेन प्रोटीन को एक्टिवेट करना। और तीसरा, दिमाग के अपने क्लीनिंग नेटवर्क को चालू करना। पहला समाधान है स्ट्रक्चर। आज की दुनिया का सबसे बड़ा श्राप पता है क्या है? शोर और अनगिनत चॉइस। हमारे दिमाग में ना हर वक्त कई ओपन लूप्स या कह लें कि अधूरे काम और फैसले चलते रहते हैं। इसे साइकोलॉजी में ज़ाइगार्निक इफेक्ट कहते हैं। और ये ओपन लूप्स हमारी सारी मेंटल एनर्जी और प्रोसेसिंग पावर को चूसते रहते हैं। तो स्ट्रक्चर इन लूप्स को बंद करता है। एक तय वेकअप टाइम, काम के लिए तय घंटे और साफ लक्ष्य बनाना, ये सब कंट्रोल वापस लाता है। दूसरा है मूवमेंट। रोजाना सिर्फ 20 मिनट की एरोबिक एक्सरसाइज जैसे कि वॉकिंग या साइकिलिंग BDNF नाम का एक प्रोटीन रिलीज करती है जो नए न्यूरॉन्स बनाने में मदद करता है। और तीसरा, नींद। जब हम गहरी नींद में होते हैं तब दिमाग का ग्लिम्फेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है जो दिन भर में जमा हुए जहरीले कचरे को साफ करता है। और इसके लिए सोने से 45 मिनट पहले स्क्रीन बंद कर देना सबसे असरदार तरीका है। तो बात यह नहीं है कि दिमाग कमजोर हो गया है, बात बस इतनी है कि उसे आज की इस शोर शराबे वाली दुनिया के हिसाब से स्मार्ट तरीके से ढालने की जरूरत है। और इसका समाधान बहुत सिंपल है, कम शोर, कम चॉइस और ज्यादा स्ट्रक्चर। और आखिर में ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है कि असली आज़ादी आखिर है क्या? हर चीज करने की आज़ादी और अनंत विकल्प, या फिर एक ऐसी संरचना बनाने की आज़ादी जो सच में मायने रखने वाली चीजों के लिए जगह बना।